वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में स्टूडेंट्स, आपके पास अभी 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं। आज मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे स्टूडेंट्स के। काफ़ी टाइम से बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर कैसे हम पढ़ाई करें, क्या करें। अभी 1-1.5 महीने बचे हुए हैं, तो अब जगे हैं लोग तो अच्छी बात है, जब जग रहे हैं तो अच्छी बात है। तो केसेस मैंने नोट आउट किए लोगों के कि लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। मैंने एक स्ट्रेटजी सोची कि आपको क्या बताना चाहिए। तो जगे हो, अच्छी बात है। तो ये जो चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। और ये चीज़ किसी एक खास जो है, ये जो अभी एग्जाम में 1-1.5 महीने बचे हुए, सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए नहीं है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, 1 महीने बचे हो, 20 दिन बचे हो, 10 दिन बचे हो, आपको ये चीज़ फॉलो अप करना है और कंटिन्यूस फॉलो करना है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले की चीज़ें हैं। क्लियर? तो चलो, फर्स्ट थिंग कि हम किसी को भी अगर हम इसको कैटेगराइज करें, तो मैंने पहले सोचा कि अगर मैं एक ही चीज़ सभी के लिए बता दूंगा तो ये शायद नाइंसाफ़ी हो जाएगी। होगी क्यों? क्योंकि 3 तरह के बच्चे मुझे दिखाई देते हैं आज के समय में भी। कैसे 3 तरह के बच्चे हैं? एक वो बच्चे हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं, जिन्होंने कभी अपने मतलब कि सिलेबस को खोला ही नहीं है। एक वो बच्चे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या आना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या कैसे पढ़ना है, कुछ उनको समझ अभी नहीं है। और एक बच्चे वो हैं जो एवरेज हैं, और एक बच्चे वो थोड़े ब्रिलियंट हैं। तो हम इन तीनों कैटेगरी के बच्चों के बारे में अलग अलग से मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है इस विदिन 1 मंथ में, जो भी महीना आपके बचे हुए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको अपने जो वीक पोर्शन है उस पर तो आपको ज़्यादा फोकस करना ही करना है। तो पहली चीज़ हम पहुँचते हैं सीधे सीधे जो वीक स्टूडेंट, जो कमज़ोर बच्चे हैं। तो ये जो कमज़ोर बच्चे हैं, इनकी जो स्थिति इस वक्त है, इस 1-1.5 महीने में, ये उस मगध के सम्राट घनानंद की तरह है। जब सिकंदर भारत के अंदर एंटर कर रहा था और चाणक्य ने जाकर के घनानंद को समझाने की कोशिश की, यार अब तो जग जाओ, अब जग जाओ, सिकंदर आ रहा है। घनानंद ने क्या कहा? अरे चलो निकलो यहाँ से। फिर भी चाणक्य ने समझाया कि समझो भाई, वो आ गया है, हिंदुस्तान में एंटर कर जाएगा, तुम्हारा साम्राज्य इतना बड़ा है, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। मगध बर्बाद का मतलब हिंदुस्तान बर्बाद। कहा कहा चलो देखा जाएगा। और आखिर में क्या हुआ? वो एंटर कर ही गया हिंदुस्तान के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं कि कमजोर बच्चों को भी हम 1 साल से समझा रहे हैं, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। लेकिन अब जाकर के कुछ बच्चे उसमें जगे हैं कि सर कैसे पढ़ें, सर बुक कौन सी पढ़ें। तो उनके लिए ये सारी चीजें हैं कि वो समझें कि क्या पढ़ना है। कमजोर बच्चों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर रखा है। मतलब कि उनकी प्रतिज्ञा है कि सर मैं आपको फेल होके दिखाऊंगा। घर पे ही बता दिया उन्होंने कि डैडी मैं आपको फेल होके दिखाऊंगा, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तो ऐसी प्रतिज्ञा जिन लोगों ने कर रखा, वो और बात है कि भीष्म प्रतिज्ञा आपकी हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं कि 1-1.5 महीने बचे हुए हैं, आप अपनी भीष्म प्रतिज्ञा पे थोड़ा सा लगाम लगाइए और पढ़ना शुरू करिए थोड़ा। क्योंकि 1-1.5 महीने हैं, कम से कम कुछ सम्मानजनक स्कोर आपको हासिल हो जाए। अगर आप ये कहेंगे कि आपको 90 से 95% दिलाने की कोई गारंटी, कोई अचूक रामबाण इलाज बताऊं, तो आपके लिए नहीं है वो। आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि पास होने के लिए, एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचने के लिए, थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सही बात है, अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि पूरे सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करिए, एक एक चीज, एक एक टॉपिक को पढ़िए, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आपने पढ़ा भी नहीं अभी तक। बहुत से बच्चे ऐसे यहाँ पर हैं। तो उन सारे बच्चों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग को जो करना है इस टाइम, बस एक सिलेक्टेड टॉपिक को उठाइए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट्स के। आपको ये भी नहीं पता होगा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आप अपने टीचर से पूछिए, साइंस के टीचर से पूछिए, मैथ्स के टीचर से पूछिए। मैथ का तो मैं आपको खुद ही बताऊंगा। फिजिक्स के टीचर से पूछिए, हिंदी, SST, जो भी सब्जेक्ट्स है, सारे टीचर से पूछिए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, हमें बता दीजिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। टीचर्स आपको बताएंगे। कोई टीचर यार बच्चों ये नहीं चाहता है कि बच्चा हमारा फेल हो जाए या कम मार्क्स पाए। हर टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कोर करे, आपसे ज्यादा मेहनत वो करना चाहता है। आप लगिए तो टीचर को परेशान तो करिए आकर के, आप क्वेश्चन करिए। कितना क्वेश्चन करेंगे आप? इज क्लियर?
और सेकंड थिंग है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस तो करना ही करना, और साथ में जितने फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को आपको क्लियर करना, याद कर लीजिए कम से कम, ताकि जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आने हैं मैथमेटिक्स में या अदर सब्जेक्ट्स में उसको आप प्रिपेयर कर सके, अच्छे से तैयार कर सके। मैं इसलिए मैथ और साइंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैथ और साइंस में कमजोर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी में उनके फेल होने का चांस या मार्क्स कम होने का चांसेस होता है। इसीलिए मैं मैथ साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो फॉर्मूले, कम से कम फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर पाओगे यार। तो वो क्वेश्चन तो आप कम से कम फॉर्मूले याद कर लो और कैलकुलेशन को यार थोड़ा सुधार लो। कैलकुलेशन की प्रॉब्लम केवल आपकी नहीं, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम एवरेज स्टूडेंट्स की भी है। तो इन सभी से करना है कि आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा करिए, क्लियर करिए। और साथ में कुछ लोगों ने बोला कि सर कुछ बुक्स बता दीजिए जो मैं पढ़ के पास हो जाए। तो मैथमेटिक्स में यार कोई बुक मैं कहूँ कि पढ़ के पास हो जाए, एक बुक मेरे पास है यहाँ पर, इतनी मोटी सी बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है, लेकिन क्या एनसीईआरटी से छोटी बुक है ये? नहीं ना, एनसीईआरटी से भी मोटी बुक है। आप एनसीईआरटी जो सिलेबस है मैथमेटिक्स के लिए तो उसी को प्रेफर करो पहले, उसके बाद कुछ और अगर एनसीईआरटी से बोर हो चुके हो तो अरिहंत की एक ऑल इन वन करके आती है, उस बुक को आप पढ़ सकते हो, वो आपके लिए बेटर होगा। और थोड़ा सा जिस तरीके से एकदम बेधड़क बेखौफ होकर इस समय घूम रहे हो आप लोग, उस तरीके से मत घूमो। खासकर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कमजोर हैं, उसके बावजूद भी उनको जरा सा भी डर नहीं है, थोड़ा सा भी डर नहीं है उनको कि एग्जामिनेशन आने वाले। मतलब कि उनसे, जैसे एक जगह था ना कि जैसे उनसे पूछो कि जैसे कुछ लोग ऐसे बिरले टाइप के होते हैं, उनसे जाके बोलो कि भाई साहब आग लग गई है, तो बोले तो मुझे क्या? भाई साहब आपके घर में आग लग गई है, तो फिर तुझे क्या? मतलब कोई टेंशन नहीं उन्हें, आग लगी मेरे घर में, तुम्हारे घर में क्या, मतलब कोई मतलब नहीं है। मगध के घनानंद जैसे हैं ये लोग। पावर है, शक्ति है, सब जानते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन सिकंदर आक्रमण करेगा, सिकंदर के आक्रमण का जरा सा भी भान नहीं है। सिकंदर का आक्रमण मतलब सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम, और सिकंदर ने आक्रमण किया, आपको पता भी नहीं चला कब सिकंदर इंडिया के अंदर घुस गया। तो ये चीजें आप मगध के घरानंद मत बनिए, थोड़ा अवेयर होइए, जागरूक होइए कि एग्जामिनेशन आने वाले हैं, कम से कम सम्मानजनक स्थिति में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लीजिए। ओके, आपसे बस इतना ही कहना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं, ये बात मोटा मोटी याद रखिएगा। ज्यादा नहीं, 50, 55, 60 तक की कोशिश करिए आप कम से कम। नेक्स्ट जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इनकी हालत कुछ जो है मोहम्मद बिन तुगलक की तरह है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि जब इसकी डेथ हुई तो कहा जाता था कि मतलब कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक कोशिश बहुत करता था, अच्छा करे, ये भी कर ले, वो भी कर ले, लेकिन जो भी डिसीजन वो लेता था वो डिसीजन उसका गलत साबित हो जाता था, और राजा को भी प्रॉब्लम होती थी उस डिसीजन से, और प्रजा को भी प्रॉब्लम होती थी उस डिसीजन से। तो ऐसे ही हमारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते तो हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज़्यादा उनके अंदर है कि सर ये टॉपिक कैसे पढ़े, ये क्या करे। आरएस को भी लेकर घूम रहे हैं, आरडी को भी लेकर के घूम रहे हैं, 10 तरह की मैथ की किताबें हैं, 10 तरह की साइंस की किताबें हैं, सब पढ़ लेना चाहते हैं। आज 1 महीने के अंदर सारा पढ़ लेना चाहते हैं, और उनका एक भी बुक अभी तक क्लियर पूरा कंप्लीट नहीं है। आप 10 बुक पढ़ने से बेहतर एक बुक को 10 बार पढ़ लो। और आपके लिए सबसे जो मेरे लिए सबसे बड़ी सजेशन है वो ये है, आप कमजोर नहीं हैं, वीक नहीं है, ऐसा भी नहीं है आपने कभी बुक उठा के नहीं देखा, आपने कोशिश की, आप पढ़ते रहते हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि इसमें कहाँ पे क्या करना है। मैथमेटिक्स को उठाओ, पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक एक एक टॉपिक का क्वेश्चन लगाना भी छोड़ो, अभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि इस टॉपिक में मान लो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड निकालना है, तो मीन में अज्यूम मीन है, तो अज्यूम मीन कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि अज्यूम मीन कौन सा होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चीजों को प्रूविंग करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया है, फॉर्मूले हैं। तो आपको इन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं चीजों को कि सर इसमें क्या करना था, यहाँ पे शायद ये करना था, यहाँ पे प्लस करना था, यहाँ माइनस करना था, नहीं नहीं यहाँ माइनस होगा, नहीं 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 ये नेचर ऑफ रूट्स ऐसे निकलता है, नहीं नहीं फैक्टराइजेशन ऐसे होता है। तो आप कंफ्यूजन में है कि किस टॉपिक में हमें किस क्वेश्चन में क्या करना था, स्टेप्स क्या थे, आप स्टेप से ही भूल चुके हैं।
आप बस क्या करते हैं, आप उस टॉपिक को ओपन करते हैं, देखते हैं अच्छा ये स्टेप्स हैं और उसको सॉल्व करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। तो कोशिश करिए मैथमेटिक्स का भी नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके टॉपिक को चैप्टर वाइज क्लियर करिए। एंड सेकेंड थिंग कि आपको RS अग्रवाल के जो एग्जाम्पल्स गिवन हैं, मैं कहना चाहूँगा आपको कि बहुत से लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स सॉल्व करने से आती है, वो अच्छी बात है, सही बात है, मैथमेटिक्स को पढ़िए भी, आप एनसीईआरटी को सॉल्व करिए, RS अग्रवाल के जितने एग्जाम्पल्स हैं उसको पढ़ डालिए पूरा। इससे ये फायदा होगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ के पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, और ना भी समझ में आए तो उससे पूछिए किसी से, केवल पढ़ते जाइए पढ़ते, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं कि एक न्यूमेरिकल्स एक एक एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे, तो आप उसको पूरा पढ़ जाइए और पढ़ने से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। समझ बात आ रही है ना? जितने थ्योरम्स हैं, प्रूफ्स हैं बुक में आपके, यहाँ ली मैथमेटिक्स से थ्योरम्स हैं, प्रूफ है उसके, थेल्स थ्योरम है, आपको पता है कि सारी चीज़ें आने वाली है, फिर भी आप कन्फ्यूजन में हैं, अभी तक आपने तैयार नहीं किया उसको। थ्योरम्स आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कहीं पर सर्कल के या आप सिमिलरिटीज के, तो आपके दिमाग में थ्योरम्स होंगे तभी तो, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए थ्योरम्स का। उसके बाद आपकी भी कैलकुलेशंस की बात है कि कैलकुलेशन आपको भी इंप्रूव करना है, और साथ में अब आपके पास वक्त है कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, दो चीजें दिमाग में रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जल्द से जल्द क्लियर करिए, विद इन 3 to 4 डेज में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक शॉर्ट नोट्स बनाइए मैथमेटिक्स का तुरंत, एक एक चैप्टर में, मान लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स है, उसके फॉर्मूले क्या है, सारे फॉर्मूले लिख दीजिए, अज्यूमिन कैसे फाइंड करते हैं वो स्टेप्स लिख लीजिए, कहीं पर मीडियन है, मोड है, मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सबका एक नोट्स बना लीजिए। जब हम स्क्वायर मेथड देखते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वहाँ भी स्टेप्स हैं कि कैसे किसी भी वैल्यू को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं, उसके भी स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स आप हमेशा भूलते हो, उन स्टेप्स को याद कर लीजिए एकदम। ये क्लियर है आप लोग को? तो इस तरीके से करते हुए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और साथ में हर टॉपिक का, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और साथ में जो सैंपल पेपर्स हैं, अब समय है सैंपल पेपर्स का, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करिए, जितना हो सके सॉल्व करिए, कम से कम पढ़िए सैंपल पेपर्स को। सैंपल पेपर्स को पढ़ने से आपको ये क्लियर होगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस का नेचर क्या है, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस तरह की हमने पढ़ाई की भी है कि नहीं की है, टीचर्स ने वो सारी चीजें पढ़ाया भी है हमें, किया केवल ऊपर से ऐसे ही सब कुछ बस जो मन के वो पढ़ा के चले गए। वो आप देखिए, सैंपल पेपर्स देखिए और उसमें क्लियर करिए कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि सैंपल पेपर्स एक जैसे हैं, क्वेश्चंस अलग अलग हैं, लेकिन क्वेश्चंस के नेचर से एक जैसे हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने से आप एक हैबिट बनेगी, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं सॉल्व कर लूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, इनके बारे में कुछ कहना नहीं है। ये इनके बारे में कहूँ अगर हिस्ट्री से जोड़ूँ तो ये है हमारे हिटलर हैं। जैसे हमारे वीकर स्टूडेंट्स जो है वो मगध के सम्राट घनानंद की तरह बिहेव करते थे, और हमारे जो है एवरेज स्टूडेंट्स जो है मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हैं, वैसे ही हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं वो हिटलर की तरह हैं। कॉन्फिडेंस तो पूछो मत, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हिटलर को भी था। इनको कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हिटलर को भी हुआ, और रसिया पर अटैक किया, और आखिर में क्या हुआ, उसकी वजह से वो रसिया उसके लिए नासूर बन गया। इसी तरीके से आपको हिटलर नहीं बनना है। जो भी चीज़ है आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने पढ़ लिया चीज़ों को, आप ये भी करें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये सब जो भी सिलेबस है वो सब हमने एक बार रिवाइज कर लिया है अच्छे से, अच्छी बात है, नो डाउट कि आपके कैलकुलेशन भी बेस्ट होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है लोगों में, इन लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि इनको क्वेश्चंस नहीं आ रहे एग्जामिनेशन में, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं। और जब आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तो ना आते हुए क्वेश्चन से भी बहुत बड़ी गलती है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तब गलती है तो कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन था और आपने गलत कर दिया उसको, तो ये बहुत अफसोस की बात है। और आते हुए क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो आप रैंकिंग में नीचे आते हैं। और गलतियां क्यों होती हैं ऐसी? ये ओवर कॉन्फिडेंस का ही गेम है। आप क्वेश्चंस को देखते ही समझ नहीं पाते, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं हो, थोड़ा सा पढ़े समझ गए, रे समझ गए, यही बुझ रहा है।
मैंने बोला कि सिक्के को दादा समझ गया 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी। मतलब अभी ये भी नहीं सुना कि एक सिक्का है 2 सिक्का है। मैंने कहा एक सिक्के को समझ गया 1/2, एक सिक्कों को 2 बार उछाला, तब बोले अरे सर 2 बार उछाला तब तो दूसरा हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को इतनी जल्दबाजी में पढ़ते हैं और आपको मालूम कंपटीशन कहाँ क्या होता है एग्जाम के टाइम में, आपका कॉपी सबसे पहले जमा कर देनी है। 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, आपको क्या जल्दबाजी लगी हुई, इतनी जल्दी क्यों है कि आप जो है 2 घंटे में कॉपी जमा करके निकलना चाह रहे हैं? कोई मिलने आ रहा है बाहर, कोई वेट कर रहा है आपका? नहीं ना। तो पूरा टाइम दो यार। कॉपी जमा करने में फर्स्ट आ गए वो इतिहास में नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि आप मार्क्स कितने पाए हो। इतिहास तो ये लिखा जाएगा ना कि कॉपी जमा करने में इतिहास बनाना है। आप आराम से लिखिए, 3 घंटे में 3 घंटे का उपयोग करिए। मैं देखता हूँ इतनी जल्दबाजी रहती है ये टॉपरों के बीच में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं कि मैं जल्दी से कॉपी जमा कर दूँ, तो ये नहीं करना आपको। तो ये जितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं इनकी प्रॉब्लम यही है। सबके लिए 1 + 1 = 2 होगा, लेकिन इनके लिए 1 + 1 = 11 हो जाता है। क्यों? इनकी जल्दबाजी की वजह से। एग्जामिनर को भी पता है कि 1 + 1 = 2 बच्चे को पता होगा, लेकिन बच्चे ने गलती से कहीं ध्यान इधर उधर रहा होगा, उसने 11 लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर मार्क्स थोड़ी ना देगा उस पर। आपने गलती लिखा है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ है, उस माइंड को आपको केंद्रित करना है। पहली चीज कैलकुलेशन आपका बेस्ट है, नो डाउट। सेकेंड, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, माइंड को केंद्रित करना है एग्जाम के टाइम में भी, क्योंकि आपका टारगेट 100 मार्क्स है और इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स ही सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना है। केवल सैंपल पेपर्स को सॉल्व करिए, चीज़ें आपकी क्लियर हैं और आपका जो टारगेट होगा 90 से ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि 90 पूछ रहे नहीं, 90 से ऊपर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो आगे आज के टाइम में 1-1.5 महीने का जो टाइम टेबल है उसको इस तरीके से फॉलो करके चलिए। बहुत से क्वेश्चंस और है, सर कब पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितने घंटे सोए। तो पहली चीज़ है कब पढ़े, सुबह में पढ़ें कि रात में पढ़ें। देखो अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम प्रैक्टिस करो सुबह में पढ़ने की। अगर आप सुबह में उठने के आदी हो, सुबह में हैबिचुअल हो, सुबह उठ के पढ़ते हो, आप सुबह में पढ़ो। रात में पढ़ने के हैबिचुअल हो तो रात में पढ़ो। जब जागो तभी सवेरा तुम्हारा होना चाहिए। अब यहाँ प्रैक्टिस मत करने लगना कि रात में जो है जगते हो, सुबह जग नहीं पाते हो, सुबह की प्रैक्टिस करूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं, सब पागलबंदी है। सीधे अगर आप सुबह पढ़ते सुबह पढ़ो, रात में पढ़ना चाहते हो रात में पढ़ो। जब तुम्हारे पढ़ने का तरीका सही हो उस टाइम पढ़ो। और घर वाले भी, जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं वो भी समझे। 1-1.5 महीने बचे हुए हैं तो आप बच्चों पे ऐसा प्रेशर ना दें कि सुबह में ही पढ़े या रात में पढ़े। वो जब भी पढ़े, बस आपको मतलब होना चाहिए कि वो पढ़ रहा है। क्लियर ये? चलो दूसरा, कितना पढ़े। एग्जाम के लिए 1-1.5 महीने बचे हैं, बार बार वही कर रहा हूं मैं। अब भी क्या ये पूछना बाकी रह गया कितना पढ़ें? जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बस आप जो एक होता है माइंड का कैचअप, जो है आप कह सकते हो कि माइंड 40 से 50 मिनट के बाद थक जाता है, तो थोड़ा उसको आराम चाहिए। आराम भी ये नहीं कि 45 मिनट पढ़े उसके बाद 2-3 घंटे सो गए, इतना भी आराम नहीं चाहिए। 50 मिनट पढ़ा तुम, 50 मिनट तुम पढ़े, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम रेस्ट कर सकते हो, फिर माइंड तुम्हारा फ्रेश हो गया, फिर से पढ़ो। लेकिन माइंड को आराम देने की एक छोड़ के कुछ और ऐसा काम माइंड वाला गेम करने लगे इधर से उधर। क्लियर है? सेकंड है कि क्या पढ़े, मतलब क्या पढ़ो, सिलेबस पढ़ो। सिलेबस को कुछ भी मत पढ़ो, तो तुम्हारा सिलेबस है वही पढ़ो। और मैंने तीनों के लिए बता रखा है कि जो हमारे थोड़े कमजोर स्टूडेंट्स हैं वो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, जो एवरेज है वो क्या पढ़ें, और जो स्ट्रॉन्ग है, ब्रिलियंट्स हैं, उनको क्या करना है। ठीक है, तो वो काम करिए। कैसे पढ़े, कैसे क्या पढ़ना है। जहाँ बैठो वहीं बैठ के पढ़ो, जिधर बैठ के वहीं पढ़ो। सर कैसे पढ़े, बैठने का मन नहीं करता, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ बुक खोल करके। नहीं भी पढ़ने का मन करता तभी बैठ जाओ, यही एक तरीका है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें बैठा नहीं सकता पढ़ाई के लिए, तुम्हें खुद बैठना पड़ेगा। खुद बैठ जाओ जहाँ पे बैठना हो। कितने घंटे सोए, सोने का क्या, 6-7 घंटे 8 घंटे सो, इससे ज़्यादा क्या सोओगे। 7 घंटे सो, 7 घंटे बहुत है। टाइम टेबल कैसे बनाए, टाइम टेबल सब बीमारी दिमाग से निकाल दो। टाइम टेबल का सीधे ये बनाओ, टॉपिक डिसाइड करो कि ये टॉपिक आज मुझे खत्म कर देना है और ख़त्म करके सो। इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ। ये वाला टाइम टेबल छोड़ दो, सुबह 4 बजे उठना है, 4:30 बजे पैर ज़मीन पर रखना है, फिर उसके बाद अगला पैर 4:35 मिनट पर रखना है, फिर उसके बाद बाथरूम जाना है, फिर इतने बजे चाय पीना है। 1-1 मिनट 2-2 मिनट का टाइम टेबल बनाते हो, वो टाइम टेबल नहीं चलेगा। आप टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाओ कि इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक खत्म करना है, और इन टॉपिक्स को खत्म कर दो। देन स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम बातें मैथ्स और फिजिक्स को लेकर इसलिए करी है क्योंकि मोस्ट
मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मैथ्स और फिजिक्स की है। इसीलिए मैंने इसको बताने का तरीका मैंने अपने आप को बता दिया कि मैथ्स को लेकर के और फिजिक्स साइंस मान लीजिए तो चलेगा ही, उन चीज़ों को कैसे पढ़ना है। बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको समय देना है और वो समय आपको निकालना है। टॉपिक को आप डिसाइड करिए और सबके लिए वही चीज़ें हैं। जो वीक स्टूडेंट्स हैं, कमज़ोर हैं, वो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टीचर से ज़रूर पता कर लें कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पूरा फोकस करें, पूरी मेहनत कर दें। आप भी 60% तक तो पहुँच ही जाओगे कम से कम। और जो थोड़े से और स्ट्रांग होंगे, अच्छे होंगे, वो 70 तक पहुँच सकते हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो अपना कॉन्सेप्ट ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी क्लियर करें, कन्फ्यूजन ना रहे। अदरवाइज उनका कन्फ्यूजन जो है एग्जाम के रिजल्ट को प्रभावित करेगा। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और ब्रिलियंट जो हैं अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें, केंद्रित करें एकदम। एग्जाम के टाइम में भी छोटी छोटी गलतियां ना करें कि जो गलतियां आपसे कोई आशा नहीं करता कि ऐसी गलती आप करें। इस तरह की गलती मत करिए। क्वेश्चन को पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपसे। ये सारी गलतियां मतलब आते हुए क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए। इट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि मैथमेटिक्स है ही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस दुनिया में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।